ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट का एनीमे। एंड ये एनीमे सच में तुम्हें अलग अलग डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में बताने वाला है। इस एनीमे के अंदर टोटल 12 एपिसोड है, लेकिन आज मैं कवर करने वाला हूँ 4 एपिसोड्स। और अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसी वीडियोस पे अच्छा रहता है तो मैं और एनीमे भी ऐसे ही लाता रहूंगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं डेथ परेड। ये स्टोरी शुरू होती है दो लोगों के साथ। ये दोनों ही कपल है और इनको एलिवेटर से बाहर आते हुए दिखाया जा रहा है। जो हस्बैंड है उसका नाम है तकाशी एंड जो वाइफ है उसका नाम है माचिको। जैसे ही दोनों एलिवेटर से बाहर निकलते हैं, इनको पता चलता है कि ये लोग एक बार के अंदर है, जिस बार का नाम है क्वीन डेकम। इसके बाद हमें बार टेंडर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डेकिम। ये दोनों कपल काउंटर पे बैठ जाते हैं, जिसके बाद डेकिम इनसे पूछता है क्या तुमको यहाँ आने से पहले की कोई भी बात याद है। जिस पर ये कपल कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ और वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। अगर थोड़ा अच्छे से बताया जाए तो इनको अपनी जिंदगी के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन बार में आने से पहले इनके साथ क्या क्या हुआ इसके बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए अब ये कपल ये बात जानना चाहता है कि ये जगह कौन सी है, वो कहाँ पर है और उनके सामने ये कौन आदमी खड़ा है। डेकिम इस कपल को कुछ भी बताने से मना कर देता है और वो ये कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उनको एक गेम खेलना पड़ेगा। अब डेकिम यहाँ पर इन्हें कुछ चीजें बताता है। वो कहता है कि गेम कौन सा खेलना है ये रैंडमली चूज किया जाएगा। इसके बाद डेकिम इन्हें ये बताता है कि इस गेम में इनकी जान दांव पे लगी है। इसी के साथ जब तक ये गेम पूरा नहीं हो जाता तब तक इन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बातें सुन के कोई भी यार उस बार से जाना चाहेगा, इसलिए ये कपल भी वहां से जाने लगता है। जैसे ये लोग बाहर निकलने की सोचते हैं, इन्हें लिफ्ट बंद मिलती है और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इसके बाद डेकिम इन्हें कुछ पुतले दिखा के डरा देता है, जिसके बाद ये कपल फाइनली गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो इनको रैंडम गेम मिलता है वो होता है डार्ट। इस गेम में इन दोनों को ही 7 डार्ट्स मिलते हैं। इन दोनों के ही स्कोर शुरुआत में 501 है। इसके बाद जैसे ही ये लोग डार्ट्स को उस बोर्ड के ऊपर मारेंगे तब इनके पॉइंट्स कम होते रहेंगे। गेम के एंड में इन दोनों में से जिसके पास भी सबसे कम स्कोर बचेंगे वो गेम जीत जाएगा। अब ये बोर्ड नॉर्मल बोर्ड से बहुत ज्यादा अलग है। इस बोर्ड के अंदर हर एक सेक्शन में कोई ना कोई बॉडी पार्ट बन रखा है। अगर डार्ट इनमें से किसी भी ऑर्गन पे लग जाता है तो अपोनेंट को उसी ऑर्गन में पेन फील होगा। अब मान लो यहाँ पर जैसे कि हस्बैंड ने हार्ट पर डार्ट मारा, तब उसकी वाइफ को हार्ट में पेन फील होगा। अब यहाँ पर होती है गेम की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले बारी आती है तकाशी की। जैसे ही तकाशी बोर्ड पर डार्ट फेंकता है, वो डार्ट सीधा एक आर्म वाले हिस्से में जाके लगता है, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि माचिको के हाथ में पेन फील होता है। माचिको को पेन फील होता हुआ देखकर तकाशी उसे कहता है ये मैंने गलती से कर दिया। माचिको बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं खेलती हूँ। माचिको जब डार्ट फेंकती है तब वो डार्ट लंग वाले एरिया में जाके हिट करता है, जिसके बाद तकाशी को चेस्ट में पेन फील होता है। अब यहाँ पर ये वाला गेम इनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ जा रहा था, इसीलिए अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक प्लान बना लेते हैं। ये कहते हैं कि आने वाले जितने भी डार्ट्स होंगे वो सारे के सारे ये लोग मिस कर देंगे, जिससे कि ये गेम जल्दी खत्म भी हो जाए और इन दोनों में से किसी को पेन भी ना हो। ये प्लान सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड ये करते भी ऐसा ही है। गेम के कुछ राउंड खेलने के बाद तकाशी कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो यार मैं गेम हार जाऊंगा, और क्या पता गेम हारने के बाद उसको जान से मार दिया जाए, क्योंकि डेकिम ने शुरुआत में ही इनको पुतले दिखा के डरा दिया था। एंड अभी प्रेजेंट के समय तकाशी के पॉइंट माचिको से ज्यादा होते हैं, इसलिए अब तकाशी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। छठे राउंड में तकाशी जानबूझकर बोर्ड पर हिट करता है और वो डार्ट जाकर सीधा फेस वाले एरिया में हिट करता है, जिसकी वजह से माचिको को फेस पर पेन फील होता है। अब यहाँ पर तकाशी अपनी गलती को छुपाने के लिए माचिको से कहता है उसने ये चीज गलती से कर दी है। माचिको कहती है कोई बात नहीं, हो जाता है। अब इसके बाद माचिको की बारी होती है। जैसे ही माचिको अपना शॉट लेती है, उसका ये वाला शॉट भी इस बार बोर्ड पर हिट करता है। अब ये आई वाला पार्ट था, इसलिए तकाशी के आंखों में बहुत ज्यादा पेन फील होता है। ऐसा करने के बाद माचिको अब तकाशी से 4 पॉइंट आगे थी और वो तकाशी से भी सेम वही बात कहती है जो तकाशी ने माचिको को बोली थी, यानी कि उससे ये हिट गलती से हुआ था। अब गेम के इस पॉइंट तक आते आते दोनों ही बहुत सीरियस हो चुके थे। अब होती है तकाशी की बारी। तकाशी जैसे ही अपना शॉट लेने वाला होता है तभी उससे माचिको बोलती है अगर तुम बोर्ड पर हिट करने ही वाले हो तो पेट वाले एरिया पे मत मारना, क्योंकि माचिको प्रेग्नेंट है। माचिको की ये बात सुनने के बाद तकाशी बहुत खुश हो जाता है और वो उससे कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब जैसे तकाशी अपना शॉट लेने वाला होता है तभी तकाशी को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। तकाशी के फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि उसे माचिको के ऊपर डाउट था। तकाशी को ये लग रहा था कि माचिको उस पर चीट कर रही है, क्योंकि इन दोनों की शादी होने से पहले तकाशी ने माचिको के दोस्तों की कुछ बातें सुन ली थी। माचिको की फ्रेंड्स ये बातें कर रही थी कि माची का हस्बैंड एक सक्सेसफुल डॉक्टर है,
लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत हॉट है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। तकाशी का ध्यान भटकने की वजह से इस बार उसका शॉट फिर से हिट होता है बोर्ड के ऊपर, और कोइंसिडेंटली ये माचिको के पेट वाला हिस्सा होता है, जिससे माचिको के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इस बार तकाशी उसे कुछ भी समझाने के लिए नहीं जाता, उल्टा इस बार वो माचिको को ब्लेम करने लगता है। तकाशी माचिको को ये कहता है कि तुम्हारा तो शादी वाले दिन भी अफेयर चल रहा था, शायद ये बच्चा मेरा हो ही ना। तकाशी की इस बात को सुनने के बाद माचिको उसे समझाती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन तकाशी इस बार उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो माचिको के ऊपर शक करता ही रहता है। इसके बाद तकाशी के सारे डार्ट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि वो माचिको के डार्ट्स को यूज करेगा, क्योंकि गेम के रूल्स में ये नहीं लिखा था कि आप अपोनेंट के डार्ट्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन माचिको यहाँ पर तकाशी को ये समझाने लगती है मेरी दोस्त जिस माची के बारे में बात कर रही थी वो मैं नहीं थी, वो मेरी दूसरी दोस्त माचिता यूकी थी, इसीलिए तकाशी को माची नाम सुन के एक गलतफहमी हो गई थी। ये सुनने के बाद तकाशी माचिको से सॉरी मांगता है, लेकिन माचिको यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर तकाशी के हाथ से डार्ट ले लेती है और सीधा बोर्ड पे फेंक देती है। एंड ये डार्ट जाके सीधा बोर्ड के सेंटर पे लगता है और सेंटर में होता है हार्ट। अब इससे तकाशी के दिल में बहुत जोर से पेन होता है, जिसके बाद ये गेम फाइनली खत्म होता है एंड यहाँ पर इस गेम की विनर है माचिको। अब इस चीज के बाद हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। डेकिम यहाँ पर कुछ रिवील करता है। डेकिम उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पहले से ही मरे हुए हो और यहाँ पर तुम्हारी जजमेंट चल रही है। बड़ी बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों हनीमून मनाने कहीं आए हुए थे, तभी इनके कार का एक्सीडेंट होता है और ये दोनों टैब बोल जाते हैं। अब इनका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इसमें भी एक कमाल का ट्विस्ट है। जब तकाशी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तब उस समय माचिको किसी से फोन पर चैट कर रही थी एंड तकाशी बहुत पहले से ही माचिको के ऊपर शक कर रहा था, इसीलिए तकाशी माचिको का फोन चेक करने के लिए उससे फोन छीनता है और इसी छीना छपटी में तकाशी का ध्यान ड्राइविंग से हटता है और वो एक्सीडेंट करवा बैठता है। अब ये सारी मेमोरीज आने के बाद तकाशी फिर से माचिको के ऊपर ब्लेम करने लगता है। वो माचिको से कहता है तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा तो है ही नहीं, इसलिए बाहर में जाओ। एंड माचिको एक्चुअली में वहां से जाने भी लगती है। अब इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर माचिको सच में किसी और आदमी के साथ सो रही है। इसके बाद माचिको भी तकाशी से बोलने लगती है कि हाँ ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, वैसे भी तुम जैसे आदमी से कौन ही प्यार करेगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए रह रही थी। अब ऐसी बात सुनने के बाद यार किसी को भी गुस्सा आ जाए, इसलिए तकाशी को भी गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से ही तकाशी माचिको को मारने जाता है, लेकिन डेकिम अपनी एबिलिटीज का यूज करके तकाशी को रोक देता है। अब डेकिम इन दोनों को एक अलग अलग लिफ्ट में खड़ा कर देता है, जिसके बाद डेकिम उनसे कहता है कि ये लिफ्ट तुम दोनों को ही अलग अलग जगह पर लेके जाएगी और वो जगह डिपेंड करेगी डेकिम के जजमेंट के ऊपर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को जो डेकिम से पूछती है तो तुम्हारा जजमेंट क्या था। डेकिम बताता है कि मैंने तकाशी को रीइंकार्नेशन के लिए भेज दिया है और माचिको को वॉइड में। बड़ी इस वॉइड एक ऐसा खाली स्पेस होता है जो कि डार्कनेस से भरा हुआ होता है और अब माचिको उसी खाली स्पेस में हमेशा के लिए फंसी रहेगी और तकाशी फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ पाएगा। अब ये चीज हम लिफ्ट के ऊपर इन लाइटों से भी समझ सकते हैं, जैसे कि व्हाइट का मतलब है रीइंकार्नेशन और रेड का मतलब है वॉइड। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस व्हाइट बाल वाली लड़की का नाम है नोना और ब्लैक हेयर वाली लड़की का नाम अभी तक बताया ही नहीं गया, सो मैं इस लड़की को नाम देता हूँ ब्लैक। जिस ट्रेन में ये दोनों लड़कियां होती है उस ट्रेन में डेकिम जैसे और भी लोग होते हैं। इससे हमें यहाँ पर अब ये पता चलता है कि जिस जगह पर ये लोग हैं उस जगह पर एक ही टाइम में बहुत सारी जजमेंट पास हो रही होती है। नोना ब्लैक को लिफ्ट में लेके जाती है जिसे क्लेविस नाम का एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। इसके बाद ये लोग उतरते हैं 15th फ्लोर पे जहाँ पर डेकिम का क्वीन डेकिम है। इसके बाद नोना ब्लैक को एक्सप्लेन करने लगती है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती है। नोना ब्लैक को बताती है कि यहाँ पर जो मरे हुए लोग आते हैं उनके आने से पहले ही डेकिम को उनकी लाइफ की पूरी मेमोरीज सेंड कर दी जाती है। इसके बाद डेकिम अपने गेस्ट यानी उन मरे हुए लोगों को गेम खेलने के लिए मजबूर करता है और वो गेम ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिनसे उन मरे हुए लोगों के अंदर की बातें पता चल सके। यहाँ पर डेकिम को ये पता नहीं होता कि गेस्ट आखिर सोच क्या रहे हैं। इसके बाद जैसे ही गेम पूरा होता है डेकिम अपना जजमेंट पास करता है और वो डिपेंड होता है गेस्ट के बिहेवियर्स पर। अगर गेस्ट गेम खेलने के दौरान अच्छा बिहेव करते हैं तब उन्हें डेकिम रीइंकार्नेशन के लिए भेज देता है और अगर बर्ताव बुरा रहा तो सीधा वॉइड के अंदर। अब ये सारी की सारी बातें नोना ब्लैक को इसलिए बता रही थी क्योंकि ब्लैक आज से डेकिम के लिए एज अ असिस्टेंट काम करने वाली थी। इसके बाद नोना ब्लैक को बैक स्टेज पर लेके जाती है जहाँ पर वो ब्लैक को तकाशी और माचिको का पूरा केस दिखाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से माचिको और तकाशी वाला गेम दिखाया जाता है। गेम के खत्म होने के बाद डेकिम ब्लैक से पूछता है तो तुम्हें मेरा जजमेंट कैसा लगा। बड़ी अब यहाँ पर ब्लैक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और ब्लैक का पॉइंट ऑफ व्यू हम सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ब्लैक कहती है कि पूरे गेम के दौरान माचिको थोड़ा परेशान दिखाई दे रही थी, हो सकता है कि वो किसी और आदमी के साथ सोई हो
जिस बात का उसे रिग्रेट भी है। और यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि मचिको के पेट में जो बच्चा था वो तकाशी का ही हो। और देखा जाए तो सारी की सारी गलती तकाशी की ही है। तकाशी को ही अपनी बीवी के ऊपर शुरू से ही शक था, क्योंकि अपने शक की वजह से ही उसने गाड़ी में फोन छीना, जिससे कि गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो मर गए। ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे सारी की सारी गलती तकाशी की ही है एंड उसने अपनी बात को अच्छे से जस्टिफाई भी करा है। इसी के साथ ब्लैक ये भी बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि मचिको ने तकाशी से झूठ बोला हो, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो तकाशी को हमेशा रिग्रेट होता कि उसी के शक की वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को ही मार दिया। अब यहाँ पर ब्लैक की ये सारी की सारी बातें सेंस तो बना रही थी, और अगर हम यहाँ पर सोच में पड़ गए तो डेकिन कैसे बच सकता है। अब यहाँ पर उसकी भी हालत ये सोच की खराब हो रही है, क्या कहीं उसने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन यहाँ पर नोना बात संभालते हुए कहती है, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखना और इमोशंस को देखते हुए भी अपने जजमेंट को पास करना आगे से। इसके बाद डेकिम उन दोनों को ड्रिंक्स बना के देता है, जिसके बाद नोना वहां से चली जाती है। ब्लैक का काम है अब यहाँ पर डेकिम को असिस्ट करना, यानी डेकिम के जजमेंट के साथ साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको देना। अगले सीन में नोना को क्लेविस के साथ दिखाया जाता है, वो भी लिफ्ट में। इसके बाद नोना जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है, हमें दिखाई जाती है बहुत सारी हरियाली और उन्हीं के बीच में एक घर। नोना चलते हुए ये सोचती है कि तकाशी एक ऐसा इंसान था जो कि अपनी पूरी जिंदगी भर बस शक ही करता रहता, जिसकी वजह से वो हैप्पीनेस कभी भी नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद अगला सीन होता है फिर से क्वीन डेकम का, जहां पर क्वीन डेकम के अंदर फिर से 2 नए लोग आए हैं। डेकिम उन्हें सारे के सारे रूल्स बताता है और इसी के साथ जो कि रैंडम गेम डिसाइड होना था वो होता है इस बार बॉलिंग का। बट इस गेम के अंदर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इन्हें एक अलग सी बॉल से खेलना है। लड़की को यहाँ पर एक ऐसी बॉल दी जाती है जिसके अंदर लड़के का दिल धड़क रहा होता है, और लड़के के बॉल में लड़की का दिल होता है। अब बडीज यहाँ पर तुम इसे देखकर कंफ्यूज मत होना, ये जो दिल है ये असली के दिल नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़के को अपने बारे में बहुत कुछ पता होता है, जैसे कि उसका नाम जो कि है शिगेरू। बट एक अमेजिंग सी बात ये है कि लड़की को अपना नाम तक नहीं पता। इसके बाद गेम शुरू होता है, जहाँ पर ये दोनों एक चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि उन बॉल में जो दिल है वो बिल्कुल असली जैसे हैं, जैसे कि दिल एकदम सही रेट पे धड़क रहा है और टेम्परेचर भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक इंसानी शरीर का होता है। इसके बाद ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, और कमाल की बात ये है कि ये दोनों शुरुआत में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा इनकरेज भी कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। लेकिन साथ ही साथ गेम खेलते खेलते इनको अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक भी आ रहे होते हैं। इसके बाद जैसे ही गेम के 7-8 राउंड बीत जाते हैं, शिगेरू उस लड़की से कहता है अगर शिगेरू इस गेम को जीत लेता है तो उस लड़की को शिगेरू के साथ डेट पे चलना होगा। लड़की भी शिगेरू की बात को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद इन दोनों की ही धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, और ये चीज हमें साफ साफ उन बॉल्स के अंदर दिखाई दे रही होती है। इसके बाद डेकिम ब्लैक को इन दोनों के बारे में कुछ बताता है, जो कि यार हमें नहीं पता चलता, शायद हमें आगे पता चले। एनीवेज इसके बाद गेम कंटिन्यू होता है, जहां पर लड़की को कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जिसके बाद वो शिगेरू को बताती है कि उसका नाम चिसाटो है। इसी के साथ वो दोनों साथ में बचपन में खेला करते थे। इसके बाद शिगेरू एक फाइनल शॉट लेता है, जिसके बाद शिगेरू को भी कुछ तो याद आता है। उसे ये बात याद आती है कि थोड़े समय पहले वो चिसाटो के साथ एक बस में था और वो चिसाटो से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब इस पॉइंट पर शिगेरू को ये बात पता चल चुकी है कि वो और चिसाटो दोनों मारे जा चुके हैं, इसलिए वो चिसाटो को उसका लास्ट शॉट लेने देता है। चिसाटो यहाँ पर जानबूझ के अपना शॉट मिस करती है। वो चाहती है कि शिगेरू जीत जाए और वो दोनों डेट पर जा सके। अब यहाँ पर गेम कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद चिसाटो को भी अपनी मेमोरीज याद आ जाती हैं। अब यहाँ पर ये बात सोचकर ये दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं एंड एज प्रॉमिस्ड ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, और वो भी वही क्वीन डेकिम के अंदर ही। डेकिम भी इनको डेट करने के लिए अलाउ कर देता है। ये सारी चीजें खत्म करने के बाद डेकिम यहाँ पर फाइनली अपना जजमेंट पास करता है। बट फिर से यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। एक्चुअली बचपन में शिगेरू और चिसाटो के साथ एक और लड़की खेला करती थी जिसका नाम था माए, एंड प्रेजेंट में शिगेरू के साथ जो लड़की उसके साथ खेल रही थी वो एक्चुअली में माए ही थी, यानी जिसे शिगेरू चिसाटो समझ रहा था वो एक्चुअली में माए है। अब यहाँ पर सीन ये है बड़ी इसकी बचपन से ही शिगेरू चिसाटो को पसंद करता था और माए शिगेरू को, लेकिन माए शिगेरू से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना चेहरा चिसाटो जैसा करवा लिया था। इसके बाद माए एक बॉलिंग सेंटर में काम करने लगी और वही एक दिन फिर से शिगेरू को माए दिखी, जिसे वो चिसाटो समझ के बात करने ही जाने वाला था, लेकिन तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एनीवेज अब सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर डेकिम अपना जजमेंट पास करता है और इन दोनों को ही रीइंकार्नेशन के लिए भेज देता है, क्योंकि पूरे गेम के दौरान इनका बिहेवियर काफी अच्छा था। इसके बाद फिर से अगले सीन में डेकिम के पास होते हैं 2
दो नए गेस्ट। वैसे यहाँ पर इस लड़के का नाम है योसुके एंड इसी के साथ में जो एक लेडी है उसका नाम है मिसाकी। मिसाकी एक टीवी एक्ट्रेस है। डेकिम बाकी सभी की तरह इन दोनों को भी गेम खेलने के लिए मना ही लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि मिसाकी एक टीवी एक्ट्रेस है, तो उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक रियलिटी शो पर है और इनको हिडन कैमरा से शूट किया जा रहा है। मिसाकी हमें यहाँ पर एक डोमिनेटिंग वुमन दिखाई दे रही है क्योंकि ये योसुके के ऊपर दबाव डाल के अपने हिसाब से चलने के लिए कहती है। एनीवेज यहाँ पर जो एक रैंडम गेम सिलेक्ट हुआ है वो है आर्केड गेम। बड़ी अगर तुमने स्ट्रीट फाइटर और टेक्कन जैसे गेम खेले होंगे तब तुम्हें ये गेम समझ आ जाएगा। वैसे क्या तुम्हें याद है कि हम उन गेम्स को खेलते समय कैरेक्टर्स को चूज करा करते थे? सेम वैसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन ट्विस्ट इतना सा है कि इनको सेम इनका कैरेक्टर मिल रखा है। इस गेम के टोटल 3 राउंड है जिसमें से पहला राउंड योसुके बहुत आराम से जीत जाता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मिसाकी एक डोमिनेटिंग वुमन है, इसलिए वो सेकंड राउंड के शुरू होने से पहले योसुके के ऊपर दबाव डालते हुए कहती है कि वो ये सेकंड राउंड हार जाए क्योंकि मिसाकी को ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई ऑडियंस देख रही है और अगर अभी योसुके जीत गया तो ये गेम बोरिंग हो जाएगा। योसुके की यहाँ पर मनमर्जी चल नहीं पाती और वो मिसाकी की बात मान लेता है। अब जैसे यहाँ पर सेकंड राउंड शुरू होता है योसुके कोई भी अटैक नहीं करता, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है वो मिसाकी के कैरेक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। डेकिम भी ये सारी की सारी चीजें दूर खड़े होकर देख रहा है और उसके हाथ में एक रिमोट है। जैसे ही डेकिम उस रिमोट का बटन दबाता है योसुके के कंसोल में से एक बटन बाहर निकलता है। योसुके को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ एंड जैसे ही वो उस बटन को दबाने वाला होता है तभी वो देखता है कि मिसाकी उसको हरा चुकी है। सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद मिसाकी योसुके के ऊपर थोड़ा सा नाराज है। मिसाकी उससे बोलती है मैं तो तुम्हें हारने के लिए कहा था, तो बीच में तुम्हें क्या हो गया था, तुम मुझ पर अटैक क्यों करने लगे? योसुके भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्टली रिप्लाई करता है। वो मिसाकी को कहता है कि अगर मैं बिना कुछ करे ही हार जाता तो यहाँ पर व्यूवर्स को थोड़ा डाउट होने लगता, इसलिए मैंने व्यूवर्स को थोड़ा रियलिस्टिक और असली सा फील देने के लिए ऐसा किया। योसुके की इस बात को सुनने के बाद मिसाकी इंप्रेस होने का नाटक करती है और वो योसुके के ऊपर फिर से दबाव देते हुए कहती है अगर ऐसा है तो फाइनल राउंड में भी तुम ऐसा ही करना और मुझे आराम से जीतने देना, क्योंकि एक स्टार को जीतता हुआ देखकर ऑडियंस को बहुत खुशी होती है। योसुके मिसाकी को बोलता है मुझे डाउट हो रहा है, इनफैक्ट मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि ये कोई रियलिटी शो नहीं है। योसुके की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मिसाकी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और वो सीधा डेकिम से ही जाके पूछ लेती है। वो डेकिम से पूछती है क्या तुम लोग हमें रिकॉर्ड कर रहे हो क्या, और क्या ये एक रियलिटी शो है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डेकिम उनका ये भ्रम तोड़ देता है और वो उनसे कहता है ये कोई रियलिटी शो नहीं है और ना ही हम लोग तुम्हें शूट कर रहे हैं। मिसाकी डेकिम की ये बात सुनने के बाद अब डर जाती है क्योंकि डेकिम ने इन्हें भी पुतले दिखा के डरा रखा है। अब उसको भी यहाँ पर ये डाउट होने लगता है कि पता नहीं गेम के हारने के बाद डेकिम इनके साथ क्या करेगा। मिसाकी डेकिम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि ये तो नाइंसाफी है क्योंकि योसुके उससे बेटर प्लेयर है, तो ये फेयर नहीं है। मिसाकी की इस बात पर डेकिम एक बढ़िया सा रिप्लाई देते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, जिंदगी भी फेयर नहीं होती। इसके बाद गेम का फाइनल राउंड शुरू होता है जहां पर योसुके बहुत आराम से जीत रहा होता है। अब इस राउंड में थोड़ी सी हमें मजेदार चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि इन दोनों की फैमिलीज आके गेम में अटैक कर रही है एक दूसरे के ऊपर। जैसे हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिसाकी के बच्चे आकर योसुके के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर मिसाकी भी अच्छा खेल रही होती है, लेकिन तभी डेकिम रिमोट का बटन दबाकर मिसाकी के कंट्रोलर के बटन तोड़ देता है। मिसाकी अब यहाँ पर हारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर मिसाकी एक ऐसा काम करती है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वो योसुके के कंट्रोलर के पास जाके योसुके का सर पकड़ती है और उसका सर बार बार कंट्रोलर पे ही मारने लगती है। अब मिसाकी के हाथों पिटाई खाकर योसुके बेहोश हो जाता है। डेकिम यहाँ पर ब्लैक को एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसी सिचुएशंस जानबूझ के क्रिएट करता है ताकि वो अपने गेस्ट के ट्रू नेचर को बाहर ला पाए। अभी एक सिंपल साइकोलॉजी है बडीज, जब इंसान किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है तब वो अपना ट्रू नेचर शो कर देता है। मिसाकी योसुके को अच्छे से मारने के बाद अजीब सा नेचर शो करती है, जैसा कि पहले उसने योसुके को मार के उसके मुंह से खून निकाला और उसको बेहोश कर दिया, और अब वो योसुके को उठने के लिए कह रही है और उसको अब योसुके की चिंता भी हो रही है। इसके बाद हमें अगले सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो होता है योसुके का। बचपन से ही योसुके की मॉम उसको बहुत मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से योसुके का इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं था। वो बस दिन भर कमरे में बैठ के टीवी देखा करता था। लेकिन फिर एक दिन योसुके के मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके बाद योसुके अपने फादर के साथ ही रहने लगता है। अब उसके फादर यहाँ पे दूसरी शादी कर लेते हैं और जो योसुके की स्टेप मॉम होती है वो सच में बहुत ज्यादा काइंड और अच्छी होती है। लेकिन इस पॉइंट पे आते आते योसुके किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। इसके बाद योसुके जैसे जैसे बड़ा होने लगा वो बहुत ज्यादा डिप्रेस और अकेला फील करने लगा और फिर इसी डिप्रेशन और एंजाइटी के चक्कर में आके उसने एक दिन खुद को ही खत्म कर लिया। एनीवेज इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर योसुके अब बेहोशी से उठ चुका है। गेम का फाइनल राउंड अभी भी कंटिन्यू है और योसुके अभी तक हारा नहीं है। योसुके अब यहाँ पर एक स्पेशल अटैक का यूज करता है जिसमें उसकी स्टेप मॉम होती है एंड फाइनली यहाँ पर थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाता है जो कि होता है ड्रॉ। इसके बाद हमें मिसाकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था
था कि मिसाकी एक टीवी एक्ट्रेस थी, बट वो दूसरों के साथ साथ अपने खुद के परिवार में भी डोमिनेटिंग रहती थी। मिसाकी के टोटल 5 बच्चे थे और वो 5 बच्चे के पीछे का रीजन बताऊं तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। एक्चुअली मिसाकी बहुत सारे रिलेशनशिप में थी। मिसाकी ने 3 बार शादी करी और तीनों बार उसके रिलेशनशिप डूब गए। इस पॉइंट पे आते आते मिसाकी को किसी से भी मतलब नहीं था और वो बस अपने काम के पीछे ही भागा करती थी। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मिसाकी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एनीवेज, एक दिन क्या होता है कि मिसाकी की मैनेजर मिसाकी से बिना पूछे ही एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है, जिस पर मिसाकी बहुत गुस्सा करती है और वो अपने मैनेजर को ही थप्पड़ मार देती है। अब देखो, अच्छे लोग तो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तुम कैसे सह लोगे। तो हाँ, मिसाकी की मैनेजर को भी गुस्सा आता है और वो मिसाकी का गला घोट कर उसको खत्म कर देती है। सो अब तुमने देखा बडीज की इन दोनों की स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो जैसा कि हमने देखा कि एक ने खुद को ही खत्म कर लिया और दूसरा खुद की गलती से मरा। प्रेजेंट में अब डेकिम इन दोनों को सिंपैथी देते हुए कहता है तुम बहुत अच्छा खेले। लेकिन यहाँ पर डेकिंग का जजमेंट ये होता है कि योसुके को रीइंकार्नेशन के लिए भेजा जाएगा और मिसाकी को वॉइड के अंदर। सो बडीज, अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, अगर तुम्हारे सामने ये सारी सिचुएशन होती तो तुम क्या करते। सो बडीज, अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे इस एनीमे से ये सीखने को मिला कि हमें शक नहीं करना चाहिए, हमें गुस्से पे काबू रखना चाहिए और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसको डायरेक्ट जाके कहो। वेल बडीज, तुम्हें ये पार्ट 1 कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जाके बताना है। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं अगला पार्ट भी जल्दी ले आऊंगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। इसी के साथ अगर तुम चैनल पे नए हो तो आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए और एनीमे अपडेट्स के लिए तुम सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गाइस, तुम ये डीमन स्लेयर वाली वीडियो देख सकते हो या फिर टोमोडाची गेम की ये सीरीज।